तो आज नया क्लास शुरू करना है रिसर्च का। तो रिसर्च क्या होता है थोड़ा बताइए, चर्चा करते हैं इस पे। रिसर्च क्या होता है आप लोग कुछ बताइए रिसर्च के सामान्य बारे अर्थ में। में रिसर्च को बोल सकते हैं किसी चीज की बार बार खोज करना। रिसर्च मतलब दोबारा से खोजना। हम्म। जानकी बताइए रिसर्च मत कुछ बताइए रिसर्च के बारे में। सर आप और मैं बस हैं। जानकी भी तो ऐड हुई थी क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं, वो भी है लेकिन पता नहीं लगता। अच्छा, मेरे में नहीं दिखा रहा है। नाम तो दिख रहा है लेकिन पता नहीं। चलिए ठीक है। रिसर्च जैसे कि आपने बताया कि पुनः उसको क्या करना है, फिर से खोजना है। री प्लस किससे बना है? सर्च से। पुनः उसकी क्या करना है? खोज करना है। और नया, इससे नया ज्ञान की प्राप्ति भी होती है ना। नए ज्ञान की प्राप्ति की प्राप्ति। और शोध मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शोध बोलते हैं। शोध मतलब फिर से क्या करना रहता है? शुद्धिकरण। फिर से उसको खोजना। शोध का मतलब भी वही होता है, फिर से शुद्धिकरण। शोध मतलब शुद्धिकरण होता है। संशोधन जैसे बोलते नहीं है, तो उसमें संशोधन किया बोलते हैं। तो संशोधन मतलब फिर से उसमें क्या करना, कुछ नया चीज ऐड करना, कुछ भी नया ज्ञान क्या करना, जोड़ना। जो पुराना ज्ञान है उस पर नए ज्ञान को जोड़ते हैं हम लोग। ठीक। तो रिसर्च में यही होता है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं या सीधा सीधा क्या करते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारे लिए रिसर्च हो जाता है। और इसका और एक है, व्यवस्थित रूप से होता है, ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। रिसर्च क्या है? क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसका एक मतलब सिस्टम रहेगा रिसर्च करने का। कैसे भी रिसर्च नहीं करना है, इसके क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग नए ज्ञान को खोजते हैं या पुराना ज्ञान में नया ज्ञान ऐड करते हैं। तो उसका क्या रहेगा हमारे पास? सुव्यवस्थित तरीका रहेगा। तो पीडीएफ से पढ़ना है आज। देखते हैं फिर और रिसर्च के बारे में, क्योंकि पीडीएफ से ही जल्दी जल्दी क्लास हो पाएगी। देखिए, इसमें शोध का वही मीनिंग दिया है। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। और रिसर्च मूल रूप से लैटिन के री अर्थात दोबारा और सर्च अर्थात खोजना से बना है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। तो जो भी पद्धति रहेगी हमारी, वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति मतलब होता है किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से अगर हम लोग करते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा वैज्ञानिक पद्धति होती है। ठीक। तो कुछ विद्वानों ने क्या किया है, शोध को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो इसको भी देख लेते हैं। रस्क के अनुसार शोध तरीकों को एक दृष्टिकोण है। तो शोध तरीकों का क्या बोला गया है यहाँ पे? एक दृष्टिकोण है। तो कैसे करते हैं, कौन से तरीके से करते हैं, उसका एक दृष्टिकोण है बोल रहा है यहाँ पे। और रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक दी रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं। तो देखिए, इसमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वो भी कैसे प्राप्त होगी? एक व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है या पुराना ज्ञान में नया ज्ञान ऐड होता है, वो भी क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से होता है। तभी हम उसको क्या कहेंगे, हम लोग शोध कहेंगे। ठीक। एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच को शोध की संज्ञा दी जा सकती है।
अन्वेषण मतलब वही होता है, खोज करना होता है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना होता है। मतलब कुछ भी नया चीज जब खोजते हैं ना, तो ज्यादातर ये भूगोल भूगोल या अंतरिक्ष विज्ञान में अन्वेषण का प्रयोग होता है। तो जांच पड़ताल करते हैं, को शोध की संज्ञा दी गई है, सावधानी पूर्वक किए गए ना नए तथ्यों को, खोज को सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी है इन्होंने। स्पार और स्पेशनल ने शोध को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई भी विवत्तापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। तो कोई भी विधिवत्तापूर्ण, विधिवत्तापूर्ण मतलब वही फिर सिस्टमेटिक तरीके पे जोर दिया गया है ना, विधिवत्तापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। ठीक। और लूनबर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शोध अवलोकित सामग्रियों की संभावित वर्गीकरण, साधारीकरण और सत्यापन करने हेतु पर्याप्त कर्म विधेयक और व्यवस्थित पद्धति है। तो इन्होंने क्या किया है, शोध को अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, जो भी हम लोग अवलोकित सामग्री मतलब यहाँ पे सैंपल की बात हो रही है ना, सैंपल को हम लोग देखते हैं, अवलोकित सामग्री होती है और उसी का वर्गीकरण करते हैं, फिर साधारीकरण करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। ठीक, सत्यापित करते हुए, सत्यापन मतलब वैलिडेशन, देखते हैं उसका वैलिड है कि नहीं है। वैलिड इनवैलिड ही क्या होता है, सत्यापन होता है। वैलिड है कि नहीं है, अगर वैलिड है तो सत्यापित है, और इनवैलिड है तो सत्यापित नहीं है। करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। ठीक। और रूमेल के अनुसार ज्ञान को खोजना, विकसित करना और स्थापित करना शोध है। ज्ञान को खोजना और उसको विकसित करना और सत्यापित करना, ठीक, शोध बताया है इन्होंने। तो सफल शोधकर्ता वह होता है जो, अब कौन सफल शोधकर्ता होता है, जो क्या करे, किसी नए सत्य को खोजने में सक्षम हो, नए सत्य को खोजने में सक्षम हो। तो नया कुछ चीज मिल जा रहा है, जैसे कि आग की खोज की गई है तो वो नया सत्य हो गया। ठीक। जैसे कि पहिए का विस्तार हुआ, वो भी नया सत्य हो गया। कुछ भी चीज जो नए सत्य को दर्शाता हो, ठीक, सक्षम हो, तो किसी नए सत्य को खोज करने में सक्षम हो एक सफल शोधकर्ता। पुराने सत्य को नए ढंग से खोजने में सक्षम हो। अब जो पुराना सत्य है, ठीक, उसको नए ढंग से खोजने में भी सक्षम हो, वो नए तरीके से कैसे खोजे उसको, और उसका उपयोग अगर वो जान पाए, जैसे कि आग का उपयोग बहुत सारी जगह में होने लगा। आग की खोज हुई, आग की खोज होना क्या है, एक फंडामेंटल रिसर्च है, और आग की खोज को बहुत जगह प्रयोग किया गया है आग को। तो नए सत्य को नए ढंग से खोज में सक्षम हो, ठीक, नए सत्य को नए ढंग से खोजने में सक्षम हो, फिर अथवा प्रदत्त में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करने में सक्षम हो। प्रदत्त मतलब यहाँ पे सैंपल को प्रदत्त बोलते हैं ना, याद रखिएगा, प्रदत्त का मतलब होता है सैंपल होता है, सैंपल को प्रदत्त बोलते हैं। में व्याप्त संबंधों, अब सैंपल में क्या संबंध है उसका स्पष्टीकरण करने में सक्षम हो, उसको बताने में सक्षम हो एक शोधकर्ता कि इनमें क्या संबंध है। जो सैंपल हम लोग ने लिए दिया था रिसर्च करने के लिए, इन सब के बीच क्या संबंध है उसका स्पष्टीकरण करना जानता हो वो, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक अच्छा शोधकर्ता बोलेंगे। ठीक। तो ये एक एक हिसाब से विशेषता भी है शोध की, मतलब शोध में क्या क्या होता है इसमें बताया गया है। अर्थात शोध के अंतर्गत केवल नए सत्यों एवं सिद्धांतों की खोज नहीं, ठीक है ना। शोध कोई रिसर्च कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि नया चीज ही खोजेगा, वो पुराना चीज को नए तरीके से भी खोज सकता है। ठीक। अभी तो पुराने सत्य को नए ढंग से प्रस्तुत करना, पुराने सिद्धांतों को नवीन रूप प्रदान करना, पुराने तथ्यों को नए तरीके से स्पष्टीकृत करते हुए उनके मध्य अंतर संबंधों का विश्लेषण करना। ठीक। क्या क्या संबंध है उनके मध्य,
जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, हवाई जहाज की खोज हो गई। अब हवाई जहाज की खोज हो गई मतलब उड़ने वाला चीज तो खोज हो गई, तो और उड़ने वाले क्या क्या चीज हम लोगों ने बनाए, जैसे कि ड्रोन बना लिए अभी, और छोटा हेलीकॉप्टर भी बना लिए। तो ये सब चीज नया नया चीज और खोज हो रहा है उससे। तो हमेशा नया चीज खोजना नहीं होता, पुराने सत्य में नए ढंग से प्रस्तुत करना होता है। तो किसी किसी ने उसको नया ढंग से प्रस्तुत कर दिया। जैसे कि कंप्यूटर की खोज हुई, धीरे धीरे कंप्यूटर का रूप छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि वो मोबाइल का रूप ले लिया। इस मोबाइल को ही हम लोग क्या मान सकते हैं, एक छोटा कंप्यूटर मानते हैं आज के जमाने में। ठीक है, तो यहाँ पे नया चीज की खोज तो हुई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पुराने सत्य में नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। नया चीज आते जा रहे हैं और नया चीज प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पुराने सिद्धांत को नवीन रूप प्रदान करना। तो पुराना सिद्धांत जो ये मोबाइल वगैरह सब चलता है, वो किस किस सिद्धांत से चलता है, मशीन लैंग्वेज से ही चलता है। ठीक है, तो उसी पुराने सिद्धांत को हम लोग नए चीज में प्रयोग कर रहे हैं। पहले क्या होता है, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक, कंपाइलर से, तो कन्वर्ट करके वो सिग्नल भेजता है फिर। ठीक, तो वही नया, जो पुराना चीज है उसी को नए तरीके से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और पुराने तथ्यों को नए तरीके से स्पष्टीकृत करते हुए उनके मध्य अंतर संबंधों का विश्लेषण करना सम्मिलित है। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? जी सर। हम्म, तो देखिए यहाँ पे शोध को प्रेषित करने वाले चार प्रमुख तत्व, शोध को जो प्रेरित करने वाले चार प्रमुख तत्व। तो क्या क्या तत्व शोध को प्रेरित करते हैं करने के लिए? अज्ञानता को जानने की जिज्ञासा। शोध क्यों किया जाता है? कुछ चीज हमें पता नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम अज्ञान है, तो उसको जानने की इच्छा रहती है जब हमारे अंदर, तो हम लोग शोध करते हैं। ठीक, जैसे कि अब अंतरिक्ष में हमको पता नहीं था कि अंतरिक्ष में क्या है, जाने से क्या होगा, तो रॉकेट का निर्माण हुआ, रॉकेट को भेज के देखे। फिर वहां पर क्या हुआ, मनुष्य को भी एक बार चांद में भेज के देखे, एक दो बार। तो नया चीज जानने की जिज्ञासा, चांद में क्या जीवन है, पानी है कि नहीं है, ये सब जानने की जिज्ञासा ही क्या किया हम लोगों को, रॉकेट का निर्माण हुआ फिर। ठीक, अगर जानने का जिज्ञासा ही नहीं रहता तो शोध नहीं होता। ठीक, मौजूदा गहन समस्याओं के कारणों और प्रभावों को जानने के लिए, तो जो समस्या आती है हमारे पास, जैसे कि कोई ये अभी कोविड आया था, तो ये समस्या क्यों आई, किस लिए आई, उसके कारण को, उसके प्रभाव को, इससे क्या लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर उस वायरस के ऊपर शोध होगा। ठीक, रिसर्च होता है उसके ऊपर, फिर उसका वैक्सीन वगैरह निकाला जाता है। तो मौजूदा गहन समस्याओं के कारण और प्रभाव को जानने की इच्छा होती है, तब फिर शोध होता है। ठीक, भावुकता से परे होकर असली कारणों की खोज करने की इच्छा। तो हम लोगों को तो लग रहा है अपने भाव से कि ऐसा होना चाहिए करके, लेकिन नहीं, अब हमको उसको जानना है कि वो कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। तो असली कारणों को जानने की जब इच्छा जागृत होती है, तभी क्या होता है, शोध करने के लिए आदमी प्रेरित होता है। ठीक, हमारा भाव तो बोलेगा कि ये कुछ और है, लेकिन हमको जानना है सच्चाई क्या है। तो जब जानने की इच्छा होती है हमारे अंदर, तो फिर क्या होता है, खोज या शोध होता है। ठीक, जैसे कि सब सब लोग बोले कि गांव के बरगद में भूत है, गांव के बरगद में भूत है, तो हमको अपने भावुकता पे ऊपर नहीं जाना है। अब वहां पे वो आदमी जाएगा, रात वहां बिताएगा, या उस पे रात को चढ़ के देखेगा, फिर उसको असली कारणों के पता चलेगा कि भूत है कि नहीं है, तभी क्या होगा, शोध होता है। ठीक, नया खोजने और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं विधियों की जांच करने की इच्छा। तो नया खोजने की इच्छा होगी, या पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं विधियों को जांचने की इच्छा, जो पुरानी विधि है, प्रक्रिया है, वो कैसे काम करती है। तो उससे क्या होता है, हम लोग नया विधि को अपनाते हैं, मतलब नया विधि, जब पुराना विधि को जानेंगे तभी तो नया विधि का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या बना, साइकिल बना। फिर साइकिल में मनुष्य क्या कर दिया, इंजन फिट कर दिया, तो क्या बन गया फिर,
मोटरसाइकिल बन गया। ठीक, तो शोध के उद्देश्य देखिए, शोध के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना, टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ फिनोमिना पास्ट एंड प्रेजेंट। तो अभी भूतकाल में क्या स्थिति थी किसी चीज की, अब वर्तमान में क्या स्थिति आ गई है किसी चीज की, तो उसको पता करने के लिए ना, मतलब जैसे कि शिक्षा, अगर मैं शिक्षा को ही ले लूं, तो मुझे जानना है कि अभी की शिक्षा और जो पहले दी जा रही थी, मतलब 2005 की शिक्षा, उसमें क्या अंतर है, तो मुझे शोध करना पड़ेगा। जब मैं स्कूल स्कूल जाऊंगा, पूछूंगा, और पुराने जो पुराने डाटा है उसको लूंगा, उसको मिलाऊंगा अभी के डाटा से, तब हमको क्या पता चल जाएगा, पुरानी स्थिति भी पता चल जाएगी, और अभी वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है वो भी पता चल जाएगी। तो भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति को ज्ञात करना। ठीक, तो कोई भी चीज है वो भूतकाल में कैसी थी और अभी वर्तमान में वो किस स्थिति में है, उसको जानने का उद्देश्य होता है, शोध शोध करने का उद्देश्य वही होता है कि कोई भी चीज है वो भूतकाल में कैसी थी और उसकी स्थिति अभी कैसी है। ठीक, तो उसको जानना। चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना, सर्टेन इन नेचर, कंपोजिशन एंड प्रोसेस दैट कैरेक्टरिस्टिकली सिलेक्टेड फिनोमिना। तो चुनी गई जो घटना है, चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, घटना की प्रकृति कैसी है, और घटना तथा प्रक्रियाओं की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए, तो जो हम घटना चुने हैं वो किस प्रकृति की है, कैसी है, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए, उसकी प्रक्रिया की विशेषता क्या है। फिनोमिना मतलब वही होता है ना, कोई भी घटना, कोई भी विशेष घटना को फिनोमिना कहते हैं हम लोग। उस फिनोमिना में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो उस घटना की प्रकृति कैसी है, गठन कैसा है, प्रक्रिया प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना, उस प्रक्रिया की विशेषताओं को कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी शोध में ज्ञात किया जाता है उसको। और कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना। जैसे कि कोई घटना घटी, जैसे कि कंप्यूटर का ही विकास हुआ, तो कैसे विकास हुआ उसका, उसका इतिहास ज्ञात करेंगे हम लोग। और होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन मतलब पहले कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता था, वैक्यूम, सबसे पहले वैक्यूम प्रयोग किया जाता था ना कंप्यूटर में, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर क्या उसमें परिवर्तन हुआ, फिर माइक्रो प्रोसेसर आए, और अभी क्या चल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर ही चल रहे हैं। छोटा प्रोसेसर रहता है, पहले बहुत बड़ा प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का विकास एक घटना था, उसका इतिहास जान लिए, उसमें होने वाले परिवर्तन को जानना है तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, और वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है ये जानने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, हमारा उद्देश्य होता है रिसर्च करना। ठीक, कुछ घटनाओं तथा चरों में कार्य कारण संबंध ज्ञात करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। तो कोई भी जो घटना घटी उसके पीछे कारण क्या है ये भी जानने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, शोध करते हैं। जैसे कि कोरोना आया, तो कोरोना आया तो किस कारण से आया, या कोई भी वायरस स्प्रेड हुआ तो कौन से कारण से हुआ, ये जानने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, शोध करते हैं। कोई भी जब घटना घटती है तो कौन से कारण से होता है, वो इफेक्ट कौन से कारण से आया, ठीक, कॉज क्या है उसका, ये भी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक, तो ये भी उद्देश्य है रिसर्च का। ठीक, ये सब पॉइंट क्लियर हुआ ना। जी सर। जी सर। तो अनुसंधान की सामान्य प्रकृति क्या है वो देखेंगे, प्रकृति कैसी है अनुसंधान की। तो देखिए पहला क्या है, अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण, अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, अनुसंधान जब भी शोध होता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, या तो कोई समस्या रहेगी या हमको कुछ चीज खोजना रहेगा, कुछ उद्देश्य रहेगा हम लोग का।
और सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्था में रहेगा पूरा, एक स्टेप रहता है ना, इसीलिए रिसर्च का हम लोग पहले लिटरेचर, पहले कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक, फिर उसके उसके उससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, मेथोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, डाटा को खोजने निकलते हैं, फिर डाटा को हम लोग टेबुलेशन करते हैं उसका, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। तो कोई भी जब हम लोग काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा, सुव्यवस्थित रहे, उद्देश्य पूर्ण रहेगा, याद रखिएगा, उद्देश्य पूर्ण रहेगा और सुव्यवस्थित रहेगा, व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिए, ठीक, के द्वारा किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। यह तो हमारा समस्या क्या रहेगा, सैद्धांतिक रहेगा या व्यवहारिक रहेगा, ठीक, थ्योरिटिकल रहेगा, या हमारा जो समस्या है वो व्यवहारिक रहेगा, ठीक। अनुसंधान के द्वारा या तो किसी नए तथ्य, या तो हम किसी नए तथ्य को जानने के प्रयास करेंगे, ठीक। आखिर में सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, तो वो नया तथ्य था कि ग्रेविटी है पृथ्वी के अंदर। तो किसी नए तथ्य को जानने या कोई विधि को खोज, या कोई मेथड को खोज लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये विधि हो जाएगी, ठीक। जैसे कि फिजिक्स के कई रूल, उसको खोजते हैं अनुसंधान द्वारा। वस्तु की खोज की जाती है, या तो कोई वस्तु तलाशेंगे, हीरा, पन्ना, ये सब खोज ही तो है, ठीक, अनुसंधान से ही मिला है हमको, लोहा वगैरह। ये सब पहले मनुष्य को पता नहीं था, धीरे धीरे खोजते खोजते क्या मिला, पता मिला। तो अनुसंधान क्या होता है, या तो कोई नया फैक्ट हमको पता चलता है कि लकड़ी को रगड़ने से आग निकलेगी, ये नया फैक्ट है, आग की खोज होना, पहिए का विस्तार होना, ये नया फैक्ट है ये, ठीक। ये तो कोई सिद्धांत हमको पता चल जाएगा, जैसे कि ग्रेविटी का सिद्धांत, हम किसी भी चीज को फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी, या कोई मेथड हमको पता चल जाएगा, ठीक, विधि पता चल जाएगा। या तो वस्तु की खोज होती है, अथवा प्राचीन तथ्य भी हमको मिलने, प्राचीन साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब मिला हमको। ये सब क्या है, जो पिछला प्राचीन तथ्य है ये, या प्राचीन सिद्धांत भी मिल जाएगा, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। ये सब प्राचीन सिद्धांत, जो जो अभी जो प्राचीन में जो सिद्धांत है, जरूरी नहीं अभी भी वो सिद्धांत काम करते हो। सिद्धांत को क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होते जाता है, किसी भी चीज के करने का तरीका क्या होता है, मेथड चेंज होते जाता है, तो नए नए मेथड आते जाता है, ठीक। तो वही मेथड में परिवर्तन, प्राचीन तथ्य को नया तथ्य बनाया जा सकता है, सिद्धांत को फिर से नया सिद्धांत दिया जा सकता है, कुछ भी नया सिद्धांत पुराने सिद्धांत से, और नया विधि भी दिया जा सकता है, और वस्तु में भी धीरे धीरे क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पहले स्टील के बर्तन नहीं आते थे, अब वस्तु में हम लोग परिवर्तन मिक्स करके क्या बना लिए, स्टील के बर्तन बना लिए, तो ये भी क्या है, एक अनुसंधान है, ठीक। अनुसंधान एक तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। तर्कपूर्ण मतलब हम अपना तर्क भी लगाते हैं जब अनुसंधान करते हैं, तो रीजनिंग भी लगता है, हमारा खुद का तर्क लगाते हैं ना हम लोग जब अनुसंधान करते हैं तो। और ऑब्जेक्टिविटी रहती है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपना खुद का उसमें क्या करना है, मानसिकता नहीं डालना है अनुसंधान में, जो हमने खोज किया है, जो सत्य है उसी को बताना है, और अनुसंधान के अनुरूप ही बताना है, तब उसे वस्तुनिष्ठ कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अगर हम लोगों ने अपना पर्सनल कुछ थॉट उसमें डाला, या पर्सनल विचार उसमें डाला, तो वो सब्जेक्टिविटी में आ जाता है ना, याद रखेगा। तो एक अच्छा अनुसंधान या अनुसंधान क्या होता है, तर्कपूर्ण रहता है और वस्तुनिष्ठ रहता है, वो उसमें हम लोग किसी का अलग से थॉट नहीं डालते, मतलब खुद का भी थॉट नहीं डालते, वो क्या है, वो जो सत्य है उसी को बताना रहता है कि मैंने ऐसा किया तो ये खोज हुआ, उसमें अपना थॉट नहीं डालना है, ठीक। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आंकड़े पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं, ठीक। तो जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होंगे और तर्कपूर्ण होंगे, रीजनिंग फुल रहेंगे, तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। बताया ना, जब भी ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिविटी आ जाए तो क्या होता है, वो व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होता है। जब भी वस्तुनिष्ठ बोलूं या ऑब्जेक्टिव बोलूं तो आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे व्यक्तिगत पक्षपात नहीं हो रहा है, ठीक। और कोई भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्टिव लिखाया रहे तो समझ जाइए कि व्यक्तिगत पक्षपात की बात नहीं की जा रही है। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को बताया जा रहा है वहां पे। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर दिलाते हैं तो उसका एक क्वेश्चन सही रहेगा, ए बी सी, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार ऑप्शन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन सत्य मतलब सही रहेगा, वो सबके लिए रहेगा। किसी के लिए बी या किसी के लिए सी सही नहीं रहता। अगर सी सही है तो वो सबके लिए सही रहेगा, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं उसको। लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो उसमें लिखना रहता है, और लिखता तो आदमी, अब एक ही चीज में अगर लिखने को बोलूं, एक ही चीज के ऊपर लिखने को बोलूं हर किसी को, तो हर कोई अपना अलग अलग विचार दे सकता है उसमें। तो उसमें क्या है, अपना खुद का थॉट, व्यक्तिगत थॉट भी डाल सकता है उसमें। अगर लिखित पेपर रहता है, किसी चीज में निबंध लिखने को बोलूं, तो उसमें आदमी अपना व्यक्तिगत थॉट भी डाल देगा, ठीक, मतलब खुद की सोच भी डाल सकता है। लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो अपना थॉट नहीं डाल सकता उसमें, मतलब जो सी सही है तो सी सही है, उसमें अपना व्यक्तिगत थॉट नहीं डाल सकता। और सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, अपने व्यक्तिगत थॉट, आप निबंध विबंध ये सब क्वेश्चन वेश्चन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव रहते हैं। तो अपना पर्सनल जब भी थॉट डलता है तो फिर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाती है, ठीक। अनुसंधान चिंतन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। तो ये सोच, मतलब सोचते हैं अनुसंधान में हम लोग, लेकिन कैसे सोचेंगे हम लोग, सुव्यवस्थित तरीके से सोचेंगे, और परिशिष्ट विधि है ये। इसके अंतर्गत इस समस्या समाधान के लिए विशिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक। विशिष्ट उपकरणों मतलब कोई भी उपकरण, अब फिजिक्स वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं तो उपकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक प्रक्रिया का भी प्रयोग किया जाता है, इसके बाद ये केमिकल डालना है, इसके बाद ये केमिकल डालना है, ठीक। तो अभी पूर्ण रिसर्च की बात हो रही है ना, चाहे मतलब इसमें आपका अ, सामाजिक सोशल रिसर्च भी आ जा रहा है और साइंटिफिक रिसर्च भी आ रहे हैं, ठीक। दोनों रिसर्च की बात हो रही है अभी, रिसर्च मतलब दोनों को मिला जुला के पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए। तो विशिष्ट उपकरण का भी प्रयोग करते हैं हम लोग रिसर्च करने के लिए, और प्रक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। अनुसंधान का प्रक्रिया में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े से नए ज्ञान को प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें प्राथमिक आंकड़ा भी काम आता है हमारा, और माध्यमिक आंकड़ा मतलब कोई भी उपयोग कर लिए रहता है, सेकेंडरी आंकड़ा भी बोलते हैं इसको। तो माध्यमिक आंकड़ा से प्राप्त आंकड़ों को नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं हम। यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स होना चाहिए था, द्वितीयक आंकड़ा, ठीक। तो इसमें प्राथमिक आंकड़ा का भी प्रयोग करते हैं और द्वितीयक आंकड़ा का भी प्रयोग करते हैं। माध्यमिक आंकड़ा इसलिए लिख दिया है क्योंकि कोई और उसका उपयोग करके कर लिए रहता है, फिर हम उसका उपयोग कर लिए रहते हैं, तो माध्यमिक आंकड़ा भी बोल देते हैं उसको, तो इसलिए माध्यमिक आंकड़ा भी लिखा है। तो उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत जटिल घटनाक्रम को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए कल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक। कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। आवाज वगैरह आ रही है ना आप लोग को? जी जी सर। सर। स्क्रीन दिख रहा है ना, और स्क्रीन जी दिख रहा है सर। ना? जी। तो देखिए इसके अंतर्गत जटिल घटनाओं को समझने के लिए विश्लेषण विधि, उसका विश्लेषण करते हैं हम लोग, ठीक। डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं इसको, का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक। एक कल्पना लेके चलते हैं हम लोग,
और उस कल्पना का बाद में परीक्षण करते हैं, इसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। और कल्पना का निर्माण को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस निर्माण करना। ठीक, तो कोई भी हम लोग शोध करते हैं, डिस्क्रिप्टिव विधि में रहता है ये, विश्लेषण विधि। तो पहले इसमें हाइपोथेसिस निर्माण कर लेते हैं हम लोग कि ये हो सकता है करके पहले कल्पना कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको परीक्षण करके टेस्ट करते हैं। जब हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट, ये सब टेस्ट करके देखते हैं। फिर हमको क्या मिलता है? परीक्षण किया जाता है इसमें। जहां तक संभव हो अनुसंधान की प्रक्रिया में आंकड़ों के विश्लेषण में परिणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। परिणात्मक विधि का प्रयोग मतलब क्वांटिटिव मेथड का प्रयोग करते हैं हम लोग। जहां तक संभव होना, सबसे बेस्ट रिजल्ट किसमें मिलता है? तो परिणात्मक, ठीक, जिसमें परिणाम मतलब क्वांटिटिव मेथड, मात्रात्मक या परिणात्मक, ठीक, याद रखिएगा, परिणात्मक मात्रात्मक दोनों एक होता है। ठीक, और गुणात्मक में गुण को देखते हैं हम किसी के, तो परिणात्मक और मात्रात्मक एक होता है। तो जहां तक संभव होता है, परिणात्मक में क्या होता है, क्योंकि हमको एक डाटा प्राप्त रहता है, डाटा का प्रयोग करते हैं इसमें, इसलिए परिणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जहां तक संभव हो आंकड़ों का विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब परिणात्मक विधि का प्रयोग किए, मतलब याद रखेगा, जब भी क्या होगा, क्वांटिटी मेथड का प्रयोग करेंगे तो डाटा जरूर रहेगा हमारे पास। इसको याद रखेगा, क्वांटिटिव जब भी बोला पेपर में तो याद रखिए उसमें डाटा जरूर आएगा, और डाटा आया मतलब सांख्यिकी का प्रयोग होगा ही होगा, क्योंकि उसी से मिड मीडियन मोड निकालेंगे, और उसी से सैंपल का मिड मीडियन मोड निकालेंगे, फिर उससे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, मीन डिवीजन निकालेंगे, फिर उसका हाइपोथेसिस में प्रयोग करेंगे। उसी मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन से हम लोग हाइपोथेसिस का कैलकुलेशन करते हैं। तो जब भी परिणात्मक बोला या क्वालिटेटिव बोला, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव बोला, तो यहाँ पे क्या करना है हमको समझ में आ जाना चाहिए कि डाटा का उपयोग होगा, यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण होगा और सांख्यिकी विधि का प्रयोग होगा। ठीक, अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित और वस्तुनिष्ठ होता है। सत्यापन किया जाता है, उसका वैलिडेशन किया जाता है, उसका प्रयोग करके हर जगह देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर एक जगह रिजल्ट सेम आया, दूसरी जगह भी वही सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे। जैसे कि कोई इंजेक्शन में कोई इंजेक्शन बनाया, ठीक, जैसे कैंसर का इंजेक्शन बनाया, अब दो आदमी पे मतलब 500 लोगों का सैंपल लिया, तो 500 लोग में से 500 लोग पूरे ठीक होने चाहिए उससे। अगर 10-20 ठीक हो रहे हैं तो उसको वैलिड, पूरी तरीका से वैलिड नहीं मानूंगा मैं, पूरी तरीका से काम कर रहा है ये नहीं मानूंगा। अगर किसी चीज का प्रयोग करूं मैं तो सब पे सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेम आना चाहिए सब पे, तभी मैं मान सकता हूँ कि वो वैलिड है, वो ठीक, रिलायबल है या वैलिड है मानूंगा। अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है सब पर प्रयोग करने के लिए तो वैलिड और रिलायबल नहीं मानूंगा। ठीक, क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक, वस्तुनिष्ठ मतलब वही सब पे सेम रिजल्ट आना चाहिए, तभी तो उसको मैं ऑब्जेक्टिव मानूंगा मैं। ठीक, अनुसंधान एक अनोखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश एवं प्रसार के लिए सुव्यवस्थित प्रयास होता है। ठीक, तो वही है ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञान के प्रकाश एवं प्रयास के लिए सुव्यवस्थित प्रयास है। कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, सुव्यवस्थित प्रयास है। अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वैज्ञानिक अभिकल्प मतलब जो रिसर्च डिजाइन होता है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए वो। ठीक, आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय और वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी हम लोग आंकड़ा प्राप्त करने जाएं तो आंकड़ा प्राप्त करने का हमारा जो तरीका है वो वैलिड होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और वैध होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके जाएं
तो क्वेश्चन आर लेके जाए तो हमारा क्वेश्चन आर में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो हमारे रिसर्च से संबंधित हो। अगर रिसर्च से संबंधित ही नहीं है तो उसको आप विश्वसनीय और वैध कैसे मानेंगे? फिर उसका रिजल्ट जब आएगा तो आप विश्वसनीय और वैध कैसे मान सकते हो उसको? ठीक, तो जो भी तरीके से आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो, चाहे सर्वे से कर रहे हो, चाहे क्वेश्चन ऐप से कर रहे हो, चाहे ओपन हैंडेड क्लोज हैंडेड, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, डाटा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय और वैध उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए वहां पे। ठीक, और उपकरण हमारा वही है, हम किस तरीके से हम लोग डाटा को खोज रहे हैं। ठीक, वही हमारा उपकरण है, कौन से तरीके से खोज रहे हैं हम लोग डाटा को। सभी अनुसंधान में अभिलेख एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाना चाहिए। तो लास्ट में जो अभिलेखन होता है या रिपोर्ट बनता है वो सावधानी से बनाना चाहिए, बोला जा रहा है। तो अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं देखिए, क्या क्या होती है अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसको और देख चुके हैं हम लोग। अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे थे ना, क्या देख रहे थे अभी हम लोग? विशेषता ही देख रहे थे, क्या देख रहे थे? देख लेता हूँ। क्या देख रहे थे? प्रकृति देख रहे थे, शोध की नेचर कैसे रहता है शोध का। अब विशेषता देखेंगे तो वही विशेषता के लगभग आसपास रहता है ये भी। तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। इस आधार पर अनुसंधान एक सुव्यवस्थित, नियंत्रित, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, गहन तथा अनुभवी इंपेरिकल अध्ययन होता है। इंपेरिकल मतलब होता है अनुभव पे आधारित। ठीक, अनुभव से संबंधित होता है ये शब्द। तो इसमें अनुभव का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर हमारा जितना ज्यादा अनुभव रहेगा उतना अच्छा से हम लोग रिसर्च कर पाएंगे। जितना अच्छा अनुभव रहता है हमारा जितना अच्छा अनुभव रहेगा उस फील्ड पे, तभी हमको रिसर्च करने से पहले क्या बोला जाता है कि इस फील्ड में जितना रिसर्च हुआ है उसका पेपर पढ़ो बोला जाता है। एक बार लिटरेचर रिव्यू, जितना भी रिसर्च हुआ है उस चीज पे, उसका लिटरेचर का रिव्यू करना रहता है या उसके बारे में पढ़ना रहता है। तो जितना ज्यादा अनुभव होगा उतने अच्छे से रिसर्च होगा। ठीक, तो इसकी विशेषता में याद रखेगा, इस आधार पर अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रित, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, गहन तथा अनुभविक अध्ययन होता है। ठीक, इसका उद्देश्य एक दी गई स्पष्ट तथा सीमित समस्या से संबंधित नवीन तथ्यों तथा सामान्य नियमों की खोज करना होता है। साथ ही संबंधित पूर्व स्थापित सिद्धांतों का नवीनतम यंत्रों, उपकरणों तथा प्रविधियों द्वारा सत्यापन करना भी होता है। अतः अनुसंधान एक अत्यंत उद्देश्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण तथा विवेकपूर्ण प्रक्रम होता है। ठीक, अनुसंधान में संबंधित समस्याओं के अध्ययन के आधार एक ऐसी परिकल्पना, हाइपोथेसिस अथवा परिकल्पना तर्क वाक्य, हाइपोथेसिस प्रीपोजिशन होते हैं जो अनुभविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा हो, जिससे अनुभविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा हो। तो हाइपोथेसिस प्रीपोजिशन लिया जाता है या हाइपोथेसिस लिया जाता है जो अनुभविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में जिससे क्या हो, सुविधा हो। अगर हम लोग एक अनुमान लगा के अगर हम लोग रिसर्च करते हैं कि ऐसा हो सकता है करके, तब हमको क्या मिलेगा? अनुभव तथा मात्रात्मक अध्ययन में तभी क्या होगी, हमें सुविधा होगी और हमें पता, हम एक अनुमान नहीं लगा रहेंगे कि ये हो सकता है करके, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हाइपोथेसिस पहले से क्रिएट कर ली जाती है। ये हो सकता है, इसका निर्णय इस वे में आ सकता है करके हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली जाती है। इसमें संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कठोर वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। कठोर वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है
जो भी होगा वैज्ञानिक तरीके से होगा। वैज्ञानिक तरीके में क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं ना, तो इसमें भी स्टेप रहता है रिसर्च का, उसी स्टेप में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और सांख्यिकी पद्धतियों पर किया जाता है। सांख्यिकी पद्धति वही मेन, मीडियन, मोड, ये सब का उपयोग किया जाता है। ठीक। इस प्रकार के अनुसंधान का स्वरूप कुशल, विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें प्राप्त परिणामों के संबंध की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, इस उद्देश्य से बार बार की जाती है ताकि सुनिश्चित तथा सुसंगत कांस्टेंट निष्कर्ष उपलब्ध हो। तो इसमें जो परिणाम प्राप्त होंगे तथा संबंधों की पुनरावृत्ति बार बार की जाती है। जो भी प्राप्त होगा हमको, उसकी पुनरावृत्ति बार बार की जाएगी ताकि क्या हो, सुनिश्चित तथा सुसंगत निष्कर्ष उपलब्ध हो। जितना ज्यादा हम लोग अपने रिसर्च को चेक करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक। अनुसंधान पर आधारित ज्ञान में भी एक प्रकार क्रमबद्धता, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी तथा एकता, यूनिटी अंतर्निहित रहती है। इस प्रकार का ज्ञान कठोर वैज्ञानिक मापदंड पर परिशुद्ध तथा वैध तथा विश्वसनीय रहता है। ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम लोग करें उसको, निरंतर उसका उपयोग करें हम लोग, ठीक, और एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग परिशुद्ध मान सकते हैं और वैध और विश्वसनीय मानते हैं हम लोग। ठीक। जब भी कुछ भी करें और उसका एक ही रिजल्ट आएगा तो भी उसको हम लोग परिशुद्ध, वैध और विश्वसनीय मानते हैं। अनुसंधान के प्रक्रम तथा प्राप्त निष्कर्षों का नियमबद्ध रूप से एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में आगामी अनुसंधानों में सहज रूप से उपलब्ध हो सके। इस आधार पर अनुसंधान के प्रतिवेदन के अनुसंधान प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक। यहाँ पे प्रतिवेदन के में लिखा है महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो रिपोर्ट को यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण मानते हैं रिपोर्ट को। जो रिपोर्ट मिलता है उसको। तो यहाँ पे शोध की निम्न विशेषता और लिखा है। शोध एक तर्कपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें प्राप्त निष्कर्ष तार्किक तथा वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है और व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होता है। शोध द्वारा नए तथ्य, सिद्धांत, विधि, वस्तु की खोज की जाती है अथवा अथवा किसी प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सैद्धांतिक व्यवहारिक समस्या का समाधान किया जाता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट उपकरणों तथा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वही चीज बार बार आ रहा है इसमें। शोध द्वारा प्रदत्त ज्ञान सत्यापित होता है क्योंकि किया गया विश्लेषण नियंत्रित व वस्तुनिष्ठ होता है। शोध कार्य हेतु वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय तथा वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। शोध से प्राप्त परिणाम संबंध की पुनरावृत्ति की जाती है जिससे सदैव सुनिश्चित तथा सुसंगत निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं। शोध से प्राप्त ज्ञान परिशुद्ध, वैध तथा विश्वसनीय रहता है। ठीक। इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो शुद्ध, वैध और विश्वसनीय रहेगा। प्राप्त ज्ञान का अभिलेख प्रतिवेदन सावधानी पूर्वक किया जाता है जिससे उस क्षेत्र के आगामी अनुसंधान हेतु वह सहज रूप से भविष्य में उपलब्ध हो सके। शोध के परिणाम का प्रकाशन इस दृष्टि से उत्तम रहता है। अब शोध के महत्व देखिए क्या होता है। शोध का महत्व, शोध हमारे जीवन में ज्ञान का विस्तार करता है। ठीक। जैसे कि रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, उससे ज्ञान में वृद्धि होती है।
और ये समाज के लिए भी फायदेमंद रहता है, कुछ भी शोध होता है वो। ठीक। तो हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, इससे शोध करते हैं तो हमें ज्ञान बढ़ता है, इससे मानव समाज की समस्याओं को हल करने हल का रास्ता सुलझाता है। ठीक। जो समाज है उसकी समस्या भी हल होती है। जैसे कि शोध से ही क्या बने हैं, कई दवाई वगैरह बने हैं, तो ये समाज के ही तो काम आ रहे हैं, जो भी दवाई वगैरह बना है वो। शोध से तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। शोध से हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा तार्किक होते हैं कुछ भी। जैसे कि पहले हर चीज को मनुष्य क्या मानता था, भगवान ही कर रहा है मानता था, लेकिन अभी थोड़ा तार्किक हो गया है। ठीक। और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। समीक्षा मतलब उसकी आलोचना करते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई को हम लोग जानते हैं। किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई को जानना, उसकी समीक्षा करना होती है। उसकी अच्छाई का भी बात करते हैं और उसकी बुराई का भी बात करते हैं, उसकी लिमिटेशन का भी बात करते हैं, उसकी गुण अवगुण दोनों का बात करते हैं। तब क्या वो बोला जाता है, उस चीज का समीक्षा हो रहा है बोला जाता है। ठीक। समीक्षा होना तभी बोला जाएगा जब उसकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज की बात हो। तो यहाँ पे शोध हमको क्या देता है, तर्क लगाने की क्षमता देता है और समीक्षा की दृष्टि मिलती है इससे हमें। शोध के बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है। तो ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं है बोला जा रहा है। तो नया नया चीज हमें कैसे पता चलता है, शोध के द्वारा पता चलता है। कोई भी रिसर्च होता है तभी हमें नया नया चीज पता चलता है, जिससे विकास और नया नया ज्ञान मिलता है हमको। शोध बदलती परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या सिखाता है। तो देखिए, शोध जो अभी बदलती परिस्थिति है उसमें किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, उसी चीज की फिर कोई और उसमें शोध कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी फिर से पुनः व्याख्या कर रहा है कि ये चीज नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है करके उस चीज को बता रहा है, वो पुनः व्याख्या कर रहा है वो। शोध कई पूर्वाग्रह के निदान एवं निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी भी चीज में हमारी क्या बन जाए रहती है, पूर्वाग्रह पहले से समझ लिए रहते हैं कि ये ऐसा होगा करके, लेकिन वैसा अगर देखा जाए तो वैसा होता नहीं है। तो पूर्वाग्रह का निदान करता है शोध और निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शोध। तो इतना काम करता है शोध। ठीक। तो ये पूरा शोध था। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आप लोग को, उसको नोट कर लीजिएगा और कहीं पे लगेगा कि और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लीजिएगा। जैसे ऐड करना रहेगा तो मैं बताऊंगा, उसमें कुछ और ऐड करना है तो। ठीक। जी सर। और इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह है क्या आप लोग के रिसर्च से रिलेटेड? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, करंट का तो अभी बुक नहीं ले पाई हूँ, पुराने वाले होंगे। एक ले लीजिएगा आप लोग वाईसीटी करके, करंट का, जो करंट में अभी एक आध साल पूछे गए क्वेश्चन है ना, उसको ले लीजिएगा। वो उसमें देखिएगा नया नया क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। एक जी। और थोड़ा स्टेप को और देख लेते हैं रिसर्च के, फिर क्लास ओवर करेंगे। क्योंकि पीडीएफ से ही क्लास जल्दी हो पाएगा, क्योंकि लिखते लिखते बहुत टाइम हो जाता है। अब इतना जी चीज सर। को लिखता तो अभी कम से कम 8 बज जा रहा था। इसीलिए पीडीएफ से ही लेना ठीक है, लिखते लिखते टाइम हो जाता है नहीं तो बहुत ज्यादा। तो चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चरण हर मतलब एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम या किसी और सेट में पूछ ही देता है। शोध का जो चरण है, जो स्टेप है रिसर्च के, उसको मतलब पूछते रहता है इसको। तो स्टेप पता होना चाहिए हमको शोध का कि क्या क्या स्टेप होते हैं। तो देख लीजिए, आप लोग को पता ही होगा स्टेप क्या क्या होता है उसको। तो सबसे पहले होता है विषय समस्या का चुनाव, विषय या समस्या का चुनाव। तो जब भी हम लोग शोध करने जाते हैं तो हमारे पास कोई विषय रहेगा या कोई समस्या दी जाती है हमको। ठीक। नहीं तो हम खुद चुनाव करते हैं उसको, हमको दी नहीं जाती है। हमको खुद बोला जाता है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं,
कौन से विषय में रिसर्च करना चाहते हैं, या आप किस समस्या पे रिसर्च करना चाहते हैं, जो वर्तमान में ये समस्याएं चल रही हैं उसमें आप कौन सी समस्या पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं प्रॉब्लम का, रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन, समस्या या टॉपिक। ऑप्शन में आपका टॉपिक भी दिया रहेगा या समस्या भी दिया रहेगा, तो दोनों एक साथ में दिया रहेगा। टॉपिक चूज करना दिया रहेगा या समस्या दिया रहेगा। तो सर्वप्रथम शोधकर्ता उस क्षेत्र या समस्या का चुनाव करता है जिसमें वह शोध करना चाहता है। विषय का चयन शोधकर्ता की पसंद तथा व्यक्तिगत चुनाव से प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे ही विषय पे आप शोध करोगे जो आपको अच्छा लगता हो, तो ये आपका व्यक्तिगत चुनाव भी है। ठीक, तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी समस्या या विषय पे चुनाव करना चाहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले रहेगा विषय या समस्या को चुनाव। अब दूसरे में फिर वही बोला जाएगा आपको, रिव्यू करिए। आप अब जो भी आप विषय ले लिए हैं उसके बारे में जितना आपको ज्ञान लेना है ले लीजिए। लिटरेचर रिव्यू, उससे संबंधित जितना भी साहित्य है, जितना भी लिटरेचर है, ठीक, वो पढ़ लेना है आपको। जैसे आप डिमांड के बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, डिमांड और सप्लाई या कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है मार्केट में किसी विशेष, जैसे कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे है ऑनलाइन ऑनलाइन परचेसिंग में। तो अब ऑनलाइन परचेसिंग में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको सबका लिटरेचर का रिव्यू करना पड़ेगा, या जितना भी उसमें लिटरेचर अभी तक है या कोई रिसर्च हुआ है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो इस चरण में शोधकर्ता उस विषय से संबंधित पूर्व में किए गए अध्ययनों का समीक्षा करता है। जितना भी अध्ययन हुआ है उसको आपको समीक्षा करना पड़ेगा। उसका मतलब समीक्षा मतलब उसको इस तरीके से पढ़ना है कि उसका सही गलत सबको देखना है, उसमें क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, मतलब किस चीज पे और ज्यादा फोकस दिया जाना चाहिए था, उस चीज पे दिया नहीं गया है, ये सब चीज देखना है आपको उसमें। ठीक, जिससे अमुक विषय में अधिकाधिक ज्ञान अर्जित होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाली प्रविधि, मैथोलॉजी, उपकरण, सांख्यिकी विधि आदि के बारे में भी जान सकता है। तो यहीं पे आप सोच लेंगे कि मैं कौन सी मैथोलॉजी का प्रयोग करूं। अभी प्रयोग नहीं करना है मैथोलॉजी का, कौन सी टूल सोचना बस है, दिमाग पर रखना है, कौन सी टूल का प्रयोग करूं आदि के बारे में भी जान सकता है। मतलब उसने कौन सा टूल प्रयोग किया, मैं कौन सा टूल प्रयोग करूं, ऐसा आप यहाँ पे सोच सकते हो। ठीक, अब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बनाओगे आप। अब रिसर्च ऐसे ही तो नहीं करोगे, आपका कुछ उद्देश्य होगा रिसर्च करने का। जैसे कि आप लोगों ने ऑनलाइन रिसर्च किया, मतलब कस्टमर के बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके रिसर्च करना है ना, कि मैं इस उद्देश्य के तहत रिसर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि कंज्यूमर को मतलब अच्छे से प्राइस पता होना चाहिए, या जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो है कि नहीं है। तो आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो आप अपना उद्देश्य आप निर्धारित करोगे कि मैं रिसर्च कर रही हूँ तो इसका उद्देश्य क्या होगा। इस चरण में शोधकर्ता अपने शोध अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट एवं सीमित करता है। अब उस उद्देश्य से आपको बाहर नहीं जाना है। जो भी आप सोच के रिसर्च कर रहे हो तो आप अपना उद्देश्य स्पष्ट करोगे, मतलब बताओगे कि मेरा उद्देश्य ये है, कंज्यूमर के बारे में बताना है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बताना है, उपभोक्ता बाजार में कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में बताना है, उपभोक्ता बाजार में जाकर उसके मस्तिष्क में क्या क्या चलते रहता है, कैसे सोचता है उसके बारे में बताना है। उसको स्पष्ट करोगे अपने उद्देश्य को, और सीमित करोगे, मतलब इतना ही चीज तक में जो सीमित रहना है, इसके बाद व्याख्या नहीं करना है। तो रिसर्च के अपने क्षेत्र को सीमित करोगे, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करोगे और अपने क्षेत्र को सीमित करोगे, मतलब एक सीमा रेखा बना दोगे कि इस तक हमको क्या करना है, रिसर्च करना है। उद्देश्यों का गठन ही अध्ययन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। ठीक, तो जब वो आपका उद्देश्य निर्धारित होगा ना, तभी आपको एकदम स्पष्ट दिशा दिखेगा कि कैसे रिसर्च करना है, क्या करना है। एक उद्देश्य बना के रिसर्च करेंगे तो
जैसे कि वैक्सीन निकालने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन निकालना है, तो आपको उद्देश्य स्पष्ट रहेगा, तभी क्या होगा, एक सही दिशा प्रदान होगा आपको। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव निर्धारित होगा। फिर आप परिकल्पना शोध प्रश्न, हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे यहाँ पे। इस चरण में शोधकर्ता शोध विषय समस्या हेतु एक परिकल्पना का चयन करनी होती है, जिसका अनुभविक, कोई अनुभव से आप उसको निर्धारित करोगे अपने अनुभव से, और मात्रात्मक अध्ययन संभव हो। ठीक, और जो चयनित विषय का एक उपयुक्त उत्तर हो। ठीक, उसमें भी मतलब जो भी आप लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे या रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन एक मार दो कि इसके बदले ये हो सकता है क्या, जिससे क्या हो, इंपेरिकल हो वो आपका और क्वांटिटेटिव हो, जिससे एक उपयुक्त उत्तर हो, जिसका एक उपयुक्त उत्तर हो। अब ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करना है जिसका कोई उत्तर ही ना हो। जैसे कि क्या, अब इस पे रिसर्च कर रहे हो कि क्या मैं गायब हो सकता हूँ, असंभव चीज पे रिसर्च नहीं करना है ना, जिसका कोई उत्तर ही ना हो। ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। अब ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट ही नहीं करना है जो असंभव प्रकृति का हो ना, जैसे कि चांद तारे तोड़ लाना, तो ये संभव ही नहीं है ये। ठीक, प्रकृति में ही मतलब ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करना रहता है हाइपोथेसिस क्रिएट करते टाइम, जो हो ही ना सके, आपको खुद पता हो कि वो हो नहीं सकता, आप क्रिएट नहीं करना है उसको। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इस चरण शोधकर्ता शोध विषय समस्या हेतु परिकल्पना की रचना करनी होती है, जिसका अनुभविक तथा मात्रात्मक अध्ययन संभव हो। ठीक, वो अनुभविक हो आपका और मात्रात्मक अध्ययन संभव हो उसका, जो विषय और जो चयनित विषय का उपयुक्त उत्तर हो, उसमें कुछ उत्तर मिले आपको। ठीक, शोध विधि और डिजाइन। अब यहाँ पे कौन सी विधि से आप शोध करोगे, डिजाइन कैसा रहेगा, रिसर्च डिजाइन आपका, उसका चयन करोगे। इस चरण में शोधकर्ता को शोध विधि, शोध हेतु एक उपयुक्त शोध विधि का चयन करना होता है, जिससे संबंधित समस्या का अध्ययन हो सके। इसके अतिरिक्त एक शोध प्रविधि का भी चयन करना होता है जो विषय के अनुरूप हो। ठीक, शोध प्रविधि मतलब रिसर्च डिजाइन है, और शोध विधि मतलब रिसर्च मेथोलॉजी है। तो एक विधि का प्रयोग करना है आपको, चाहे आपके वो रिसर्च के सुटेबल हो ना, जैसे कि आप सोशोलॉजी में रिसर्च कर रहे हो या साइंस में रिसर्च कर रहे हो या सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हो, तो वो विधि क्या हो, आपके शोध के लिए उपयुक्त हो। अब ऐसा नहीं कि आप साइंस का मेथोलॉजी इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर एक्यूरेट आंसर नहीं देगा आपको। ठीक, तो ऐसा विधि का चुनाव करना है यहाँ पे जो आपके लिए उपयुक्त हो, विषय के लिए उपयुक्त हो। तो पांचवा में क्या आ जाएगा, शोध विधि और डिजाइन का यहाँ पे चुनाव करेंगे। फिर सैंपल का चुनाव करेंगे यहाँ पे। इस चरण में शोधकर्ता अध्ययन हेतु उपयुक्त प्रतिदर्श का चुनाव करता है। ठीक, वही सैंपल का चयन करेगा, उपयुक्त जितना मतलब जरूरी, उपर्युक्त मतलब जितना जरूरी सैंपल है उतना लेना है आपको। जैसे कि 5 लाख आदमी हो तो कम से कम आपको 5,000 सैंपल लेना चाहिए। अगर 50,000 आदमी हो तो 500 सैंपल लें। तो सैंपल भी क्या हो, बहुत ही ज्यादा मत हो और बहुत ही कम मत हो। अगर बहुत ही ज्यादा होंगे तो ज्यादा मेहनत लगेगा फालतू का, और बहुत ही कम हुआ तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा, वो रिजल्ट मतलब वैलिड नहीं रहेगा। फिर किसी पे काम करेगा किसी पे नहीं, वैलिड कब होगा रिजल्ट, जब सभी पे सेम रिजल्ट मिले हमको। ठीक, तो उपयुक्त प्रतिदर्श का चुनाव मतलब कोई ना ज्यादा हो ना कम हो, जो लक्षित जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि आप जितना पॉपुलेशन आप सेलेक्ट किए हैं ना, उसका सटीक प्रतिनिधित्व करे, उसमें सब मतलब पॉपुलेशन का सब गुण होना चाहिए इसमें सैंपल में, तो तभी उसका सटीक क्या करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, इस चरण के लिए उपयुक्त प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे जो सैंपल मेथड होते हैं, सिंपल रेंडल, कोटा सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, तो आपको जो अच्छा लगे, उपयुक्त रहे आपके लिए, उस विधि का प्रयोग करना है।
जो समस्या विषय के प्रकार पर निर्भर करता है। अब कौन से विषय के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और कौन सी समस्या पर, उस पर निर्भर करता है जो सैंपलिंग होता है वो। ठीक। अब यहाँ पे सैंपल तो आप चूज कर लिए इतना सैंपल, तो अब सैंपल के पास जाएंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक। तो इस चरण में डाटा संकलन किया जाता है। अब डाटा कलेक्ट किया जाता है इस चरण में। और अब फिर इसमें देखिए विश्लेषण और व्याख्या। अब कलेक्ट हो गया डाटा। ठीक। डाटा तो डाटा का भी यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड होता है, उसको और डिटेल से पढ़ेंगे अभी बाद में। ठीक। तो डाटा कलेक्ट करेंगे वही चाहे प्राइमरी मेथड से करेंगे या सेकेंडरी मेथड से करेंगे। ठीक। यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसी का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। इस चरण में आंकड़ों का व्यवस्थापन और विश्लेषण किया जाता है। उसको व्यवस्थित करेंगे और उसको फिर विश्लेषित करेंगे, उसको पार्ट पार्ट करके देखेंगे। इसमें उपयुक्त सांख्यिकी विधि का उपयोग कर परिकल्पनाओं को सत्यापित किया जाता है। अब जो हाइपोथेसिस सोचे हैं आप लोग, उसको क्या करना है, यहीं पे उसको सत्यापित करके देखना है। अब डाटा तो मिल गया, अब एक हम लोग हाइपोथेसिस सोचे थे, डाटा तो मिल गया, उसका एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। अब क्या होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। ठीक। तो इसके बाद एक स्टेप और आप लोग डाल सकते हैं इसमें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके या इंटरप्रिटेशन, या आप लोग रिसर्च मतलब मेथोलॉजी के जानते रहे होगे तो बन जाता है ये वाला। तो अब डाटा आ गया, अब एक हाइपोथेसिस भी सोचे हैं, डाटा एनालिसिस भी हो गया, इंटरप्रिटेड भी हो गया। तो अब क्या होगा, परिकल्पना सत्यापित होता है। यहाँ पे सत्यापित करके देखते हैं कि हम जो परिकल्पना किए थे वो सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर यहीं पर कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबलेटेड वैल्यू को क्या किया जाता है, कंबाइन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक। तो टेबलेटेड वैल्यू से यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके रिसर्च को सार्थक नहीं माना जाएगा। और टेबलेटेड वैल्यू से काम आता है तभी क्या होता है, यहाँ पे रिसर्च को सार्थक माना जाता है। ठीक। इसमें अब देखो फिर रिसर्च फाइंडिंग आता है। इसमें परिकल्पनाओं को स्वीकृत अस्वीकृत किए जाने के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वही फिर एक्सेप्ट होगा, या तो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा या तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अब एक्सेप्ट अब रिजेक्ट के आधार पे क्या निकालेंगे हम लोग, रिसर्च में क्या फाइंड किए, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, उसके आधार पे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले, यहीं पे क्या निकालेंगे हम लोग, निष्कर्ष निकालेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार कर देंगे। ठीक। फिर क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगा, एग्जीक्यूटिव समरी होगा। तो यहाँ पे अंतिम चरण में संपूर्ण शोध प्रक्रिया के आधार पर एक संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इस शोध के संदर्भ आगामी संबंधित शोधों के लिए सरलता से उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से शोध के परिणामों का प्रकाशन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रकाशित कर देंगे स्रोत को। रिपोर्ट के बाद क्या कर देंगे हम लोग, जर्नलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जब रिपोर्ट होता है उसके बाद क्या आता है, जर्नलाइज। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, जर्नलाइज। लास्ट में लिख लीजिएगा आप लोग, जर्नलाइज आता है, जर्नल कर देते हैं रिपोर्ट को। ठीक। रिपोर्ट बना के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण शोध प्रक्रिया के आधार पर एक संक्षिप्त और स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वही रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इस शोध के संदर्भ आगामी शोधों के लिए सरलता से उपलब्ध हो सके। और कोई शोध करे तो इसको देख ले एक बार। ठीक। शोधों के लिए सरलता से उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से शोध के परिणामों को प्रकाशित किया जाता है, जर्नलाइजेशन किया जाता है यहाँ पे। ठीक। तो ये एक नॉर्मल तथा रिसर्च स्टेप, इसको याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि स्टेप क्या है, हर दूसरे तीसरे पेपर में या कोई भी सेट में आ जाता है। ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, और ऐसी याद रखना है, मतलब इसके बाद क्या होता है आपको, मतलब आपके दिमाग में रखना है उस चीज को, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा फिर समझ जाओगे कि इसके बाद ये आएगा करके, ऑप्शन पढ़ोगे ना
तो आप खुद जान जाओगे कि इसके बाद ये आएगा करके, आपको खुद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो इसको ऐसी मतलब इसके मतलब खुद सोचना है कि रिसर्च कैसे होता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो आपको खुद अभी पता चल जाएगा। अभी इसके बारे में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो खुद आप लोग को फिर पता चल जाएगा रिसर्च। तो ये स्टेप तो आप लोग को ऐसे मतलब याद हो जाएगा।